इस चैनल पे आपका स्वागत है दोस्तों। मूल अधिकारों से जुड़े हमारी चर्चा चल रही है, उसी की कड़ी में आज का हमारा ये वीडियो है। इसमें स्वतंत्रता के जो मूल अधिकार दिए गए हैं उसकी चर्चा होगी। तो शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 19 से। इन स्वतंत्रता के अधिकारों के अंतर्गत 4 अनुच्छेद आते हैं, अनुच्छेद 19, 20, 21 और 22। तो इन अनुच्छेदों को हम देखेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 19 से। तो इस अनुच्छेद को वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या है, तो वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। इसमें 6 तरह की स्वतंत्रताएं दी गई है हर एक व्यक्ति को। वो स्वतंत्रता जो है वो कौन कौन सी है, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा है सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, तीसरा है सभा या समिति या संघ बनाने की स्वतंत्रता, आवागमन अर्थात पूरे भारतवर्ष भर में घूमने की स्वतंत्रता, कहीं भी निवास करने या बसने की स्वतंत्रता, और एक में क्या था, तो संपत्ति का अधिकार को भी रखा गया था, जिससे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा खत्म कर दिया गया। 1978 में लाया गया था यह संविधान संशोधन। और सबसे जो अंतिम है वह रोजगार या व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है। तो ये कुल 6 तरीके की स्वतंत्रता है। अब इसमें प्रश्न उठता है कि इसे याद करना कठिन होता है, या इसका सीरियल क्या होता है, क्रम क्या होगा, वो क्रम याद नहीं रहता है। और परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो कई बार क्रम के अनुसार पूछे जाते हैं कि सही क्रम क्या है। तो इसको कैसे याद रखें, तो इसको एक कहानी से हम याद कर सकते हैं। वो कहानी क्या है, तो इसके अंतर्गत एक दिया हुआ है, सभा समिति या संघ बनाने की स्वतंत्रता। हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, कोई व्यक्ति अगर राजनीति में आना चाहता है, पार्टी बनाना चाहता है, तो उसकी शुरुआत कैसे होती है उसको हम समझते हैं। पूरी प्रक्रिया को, शुरू से लेकर एक पार्टी बनने तक की क्या प्रक्रिया होती है। तो सबसे पहले तो कोई व्यक्ति जो नेता बनना चाहता है तो क्या करता है कि बोलना शुरू करता है, अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है। तो पहला हो गया विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। उसके बाद क्या करता है कि अपने साथ कई लोगों को वो जोड़ता है, कई जगह पे, अलग अलग जगहों पे वो मीटिंग करता है लोगों के साथ में। तो दूसरा इसमें आ गया कि मीटिंग करने की अर्थात सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। इसके बाद फिर क्या होता है कि जब उसके साथ लोग जुड़ जाते हैं तब उसके मन में विचार आता है कि अब एक पार्टी बनाई जाए, इसका रजिस्ट्रेशन करवाया जाए। तो ऐसा भी वो कर सकता है क्योंकि संविधान में उसे अधिकार दिए गए हैं, तो वह पार्टी बनाता है, अर्थात सभा समिति या संघ बनाने की स्वतंत्रता है। इसके बाद चौथा चरण आता है कि वह एक पर्टिकुलर, अब तक तो वह एक सीमित क्षेत्र में अपने कार्य को अंजाम दे रहा था। अब उसके मन में विचार आता है कि हम पूरे भारतवर्ष में घूम घूम कर अपने विचारों को लोगों के सामने रखेंगे और अपनी पार्टी लॉन्च करेंगे पूरे भारतवर्ष में। तो इसके लिए क्या करता है कि देश के कोने कोने में घूमता है वो, अर्थात हर जगह घूमने की स्वतंत्रता, आबाद तरीके से कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता। अब क्या है कि निवास या बसने की स्वतंत्रता है। वह भारतवर्ष के अलग अलग क्षेत्रों में घूमता है, तो अलग अलग क्षेत्रों में वो पार्टी के लिए कार्यालय बनाता है, रहने की व्यवस्था करता है। तो कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता, पूरे भारतवर्ष में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता। उसके बाद जब उसकी पार्टी एस्टेब्लिश हो जाती है, अब उसे लगता है कि मैं तो नेता बन गया, तब फिर वो क्या करता है कि राजनीति को एक व्यवसाय बना लेता है, अर्थात व्यवसाय करने की स्वतंत्रता।
आजकल ऐसे भी राजनीति ज़्यादातर सेवा भावना तो खत्म हो चुकी है, ज़्यादातर व्यवसाय ही बन गया है यह। तो व्यवसाय करने की स्वतंत्रता अर्थात कोई भी रोजगार, कोई भी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। अब प्रश्न उठता है कि ये जितने भी स्वतंत्रताएं दी गई हैं, ये क्या अबाध हैं? इनको किसी तरीके से नियंत्रित नहीं किया जा सकता? तो जवाब है कि नहीं, ये अबाध नहीं है। इस पे रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, कुछ कंडीशन होते हैं। आप बोल सकते हैं, अभिव्यक्त कर सकते हैं, लेकिन उसकी एक सीमा है, एक लिमिट में रखकर आप अपने विचारों को रख सकते हैं और बोल सकते हैं। तो पहले संविधान संशोधन में जो रमेश थापर बनाम मद्रास राज्य का मामला हुआ था, तो उसकी वजह से एक संविधान संशोधन लाया गया था, पहला संविधान संशोधन। उसमें 3 कंडीशन लगाए गए थे कि किसी व्यक्ति के बोलने लिखने से अगर कुछ स्वतंत्रता खत्म, ये स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। आप एक लिमिट से ज़्यादा अगर कुछ बोल रहे हो या वैसा लिख रहे हैं तो इसे स्वतंत्रता की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। तो 3 क्राइटेरिया वहाँ पे लगाए गए थे कि विदेशों से संबंध खराब होते हों, या समाज में विद्वेष की भावना उत्पन्न होती हो, या अपराध करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता हो। तो इस तरह के कंडीशन लगाए गए। बाद में अन्य भी आधार जोड़े गए, राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले को जोड़ा गया, देश की एकता अखंडता को खतरा है उसको भी जोड़ दिया गया। किसी की आप मानहानि नहीं कर सकते बोल के, सदाचार का एक भावना होती है उसको भी आप बिगाड़ नहीं सकते, और समाज में एक वैमनस्यता की भावना उत्पन्न नहीं कर सकते अपने विचारों के द्वारा। तो इस तरह के कुल 8 कंडीशन लगाए गए कि जिनके आधार पे इसको कम किया जा सकता है, अंकुश लगाया जा सकता है। अभी आप देख सकते हैं जैसे कि पीछे कुछ दिन पहले, 2-3 महीने पहले की बात है, शर्जील इमाम नाम के व्यक्ति ने या छात्र ने कुछ देश विरोधी बातें बोली थी, तो उसके ऊपर कार्रवाई की गई। इसी तरह से कन्हैया कुमार के मामले में भी यही हुआ था कि जेएनयू में कुछ नारे, देश विरोधी नारे लगाए गए थे जिसका नेतृत्व उन्होंने किया था, तो उसके ऊपर भी कार्रवाई की जा रही है। तो इसमें वही बात है, अब है कि अब अपने आप विचारों को किस तरीके से अभिव्यक्त कर सकते हैं, तो उसके भी तरीके बतलाए गए हैं कि आप बोलकर अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं, अखबारों में लिख कर सकते हैं, किताब में लिख कर सकते हैं, चित्रकारी के द्वारा कर सकते हैं, तो सोशल मीडिया पे कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का कोई भी साधन को आप अपना सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों से आप अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। और अभिव्यक्ति में एक और भी बात आती है कि सिर्फ अपनी विचारों को ही आप नहीं रख सकते, बल्कि दूसरे के विचारों से भी आप सहमत हो सकते हैं और उसकी बातों को भी आप आगे बढ़ा सकते हैं, या उस पर भी आप अपना कमेंट दे सकते हैं। अब इसी के अंतर्गत एक और महत्वपूर्ण बात आती है कि प्रेस की जो स्वतंत्रता है, तो उसे किस प्रकार की स्वतंत्रता है, उसके लिए कोई अलग से प्रावधान है? तो नहीं, उसके लिए कोई अलग से प्रावधान नहीं है। उसको 19(1)(a) के तहत ही प्रेस को भी स्वतंत्रता दी गई है, या मीडिया को स्वतंत्रता दी गई है। अब आते हैं हम दूसरे, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है, पर इसमें 2 कंडीशन है कि एक तो सम्मेलन शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए और दूसरा शस्त्र विहीन होना चाहिए, अर्थात अस्त्र शस्त्रों से लैस होकर आप कोई सम्मेलन नहीं कर सकते हैं। उसके बाद एक और भी बात है कि हड़ताल करने की स्वतंत्रता नहीं है, इस पर रोक लगाई गई है। अब आते हैं कि आवागमन करने की, तो इसमें भी वही कंडीशन है कि आप देश के किसी हिस्से में घूम सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, परंतु आपके कहीं जाने से अगर कुछ माहौल अशांत होने की आशंका हो या कुछ सामाजिक विद्वेष फैलने की अगर आशंका हो, तो उस स्थिति में कहीं जाने से आपको रोका जा सकता है। उदाहरण के लिए इसको आप समझ सकते हैं कि जैसे राम मंदिर का जो आंदोलन हुआ था, तो कई नेताओं को वहाँ अयोध्या जाने से रोका जाता था,
तो उनको इसी आधार पर रोका जाता था। हालांकि वो निवारक नज़रबंदी के नज़रिए से भी उन्हें गिरफ्तार किया जाता था, लेकिन उसका एक कारण यही होता था कि कहीं भी आप जा सकते हैं, लेकिन उस पर भी इस तरीके की पाबंदी लगाई जा सकती है। अब निवास करने और बसने की भी स्वतंत्रता है कहीं भी, पूरे देश भर में आप रह सकते हैं, घर बना सकते हैं, इसकी आपको छूट है संविधान के अनुसार से। परंतु कुछ राज्यों में एक डोमिसाइल का अपना नियम होता है, तो वो उन जगहों पे आप नहीं बस सकते। खास करके जनजातीय जो राज्य होते हैं, जैसे उत्तर पूर्व के राज्य हुए, झारखंड, कुछ मामलों में जम्मू कश्मीर में भी ऐसी ही स्थिति है कि वहाँ पे आप ज़मीन नहीं खरीद सकते। स्थानीयों के लिए कुछ अलग प्रावधान किए गए हैं और बाहरी लोगों के लिए कुछ बंदिशें लगाई गई हैं, तो वहाँ पे ये नियम लागू नहीं होते। अर्थात इस प्रकार की स्वतंत्रता, आपको निर्वाध स्वतंत्रता वहाँ नहीं है। अब संपत्ति के अधिकार को तो खत्म ही कर दिया गया। रोजगार व्यवसाय करने का, तो किसी भी तरीके का रोजगार और व्यवसाय आप कर सकते हैं, परंतु वह रोजगार या व्यवसाय गैर कानूनी नहीं होना चाहिए। कानून जिसकी परमिशन नहीं देता हो, वैसे रोजगार आप नहीं कर सकते हैं या वैसे व्यवसाय आप नहीं कर सकते हैं। जैसे कहते हैं ना कि आपको धंधा करना है, गोरख धंधा नहीं करना है, तो वही बात है यहाँ पर। दूसरी रिस्ट्रिक्शन ये भी है कि सरकार चाहे तो कुछ उद्योग और कुछ कामों को अपने लिए आरक्षित कर सकती है। ऐसे मामले मुख्यतः सामरिक महत्व के होते हैं और देश की सुरक्षा से जुड़े हुए मामले होते हैं, या ऐसे उद्योग धंधे होते हैं जिसमें कि बहुत ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता होती है और उसका बढ़ावा देना राज्य के लिए हितकारी होता है। राज्य अर्थात देश के लिए हितकारी हो, तो वैसे उद्योगों को राज्य अपने लिए आरक्षित कर सकती है। जैसे कि परमाणु ऊर्जा से जुड़े हुए उद्योग धंधे हैं या जो कार्य होते हैं, वो सरकारी स्तर पे ही किया जाता है। रक्षा से जुड़े हुए जो मामले होते हैं, जो उनका रेलवे का संचालन परिचालन राज्य के द्वारा ही किया जाता है। तो इस तरीके की यहाँ पे बात है। अब हम आते हैं अनुच्छेद 20 पर। इसमें क्या है, तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान किया गया है। अर्थात किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, तो अपराध करने के बाद में उसे किस तरीके के संरक्षण प्राप्त है कानून के तहत, उसे बतलाया गया है यहाँ पे। तो क्या क्या से कौन कौन से संरक्षण है उसको देखते हैं। तो पहली बात तो है कि विधि या कानून के उल्लंघन पर ही किसी को दंडित किया जाएगा। किसी को दंड देने का जो अधिकार है वो किसी कानून के उल्लंघन पर ही दिया जा सकता है, अन्य किसी चीज के लिए दंडित नहीं किया जा सकता है। दूसरी बात क्या है, तो अपराध के समय मौजूद कानून के आधार पर ही किसी को दंडित किया जा सकता है। अर्थात जिस समय अपराध किया गया है उस समय जो कानून अस्तित्व में थे, उन्हीं कानूनों के आधार पर किसी को दंडित किया जा सकता है, ना कि किसी ने आज अपराध किया हो और कल कोई नया कानून आप बनाएं और उस कानून के आधार पे किसी को दंड दें। तो ऐसा नहीं किया जा सकता है। अब आते हैं और कौन से संरक्षण है इस संबंध में। तो एक अपराध के लिए एक ही बार सजा दी जाएगी। अगर किसी ने कोई अपराध किया है तो उसके लिए एक ही बार सजा होगी। ऐसा नहीं कि 2 बार 3 बार या 5 बार, जितनी बार आपकी इच्छा हो आप सजा दें, ऐसा नहीं किया जा सकता। अब इस संबंध में सरकारी सेवक जो हैं उनके संबंध में कुछ अलग प्रावधान होते हैं। तो क्या होता है कि सरकारी सेवाओं में अगर किसी ने कोई लापरवाही की है या किसी तरीके की गलती की है, तो उसके लिए पहले एक विभागीय जांच टीम बनाई जाती है और विभागीय जांच के अनुसार जो पाया जाता है उसके अनुसार उस व्यक्ति को सजा दी जाती है। उसे निलंबित भी किया जा सकता है, नौकरी से बर्खास्त भी किया जाता है। इसके अतिरिक्त भारतीय दंड विधान के अनुसार जो धाराएं लगती है वो भी लगाए जाते हैं। न्यायालय में भी उसके ऊपर मुकदमा चलता है और न्यायालय से फिर जो सजा उसे दी जाती है वो भी भुगतना पड़ता है। तो वहाँ पे एक तरीके से 2
दो बार उसकी सजा हो रही है कि एक उसको नौकरी भी जा रही है या निलंबन भी हो रहा है, साथ में उसको न्यायालय द्वारा भी दंडित किया जा रहा है, कारावास दिया जा रहा है या जो भी दंड विधान में प्रावधान हो उसके अनुसार भी उसे सजा सुनाई जा रही है। तो अब है इसका अगला हिस्सा। इसमें क्या है कि खुद ही के विरुद्ध किसी को गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। अर्थात जिस व्यक्ति ने अपराध किया है तो उसी को खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। साधारणतया ऐसा होता है कि पुलिस जब किसी को गिरफ्तार करती है किसी अपराध के संबंध में तो वो उस पर दबाव डालती है कि तुम ये स्वीकार करो कि तुम ही ने यह अपराध किया है। तो वो जो करवाया जाता है वो ऐसा नहीं किया जा सकता है। यही तो हम समझते हैं कि अनुच्छेद 20 भी आपको क्लियर हुआ होगा। क्या है? विधि के अनुसार ही किसी को दंडित किया जाएगा, जो कानून मौजूद है उसी के अनुसार सजा दी जाएगी, नए कानून बना के सजा नहीं दे सकते। एक अपराध के लिए एक बार सजा, उसके अतिरिक्त खुद के लिए ही किसी को खुद के विरुद्ध ही गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अब हम आते हैं अनुच्छेद 21 पे। इसमें क्या है? तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, इसे जीवन का अधिकार भी कहा गया है और संविधान में सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद अगर कोई है तो यही है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसमें क्या प्रावधान किए गए हैं? तो इसमें है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आधार पर ही जीवन एवं स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है। अर्थात विधि में जो प्रक्रिया बतलाई गई है, कानून में जो प्रक्रिया बतलाई गई है, उसी के अनुसार किसी के जीवन को या उसकी स्वतंत्रता को छीना जा सकता है या कम किया जा सकता है। अर्थात प्रोसीड्योर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ का सिद्धांत यहाँ पे रखा गया है। अब इसमें क्या है, जैसे एक उदाहरण से समझते हैं कि जैसे किसी को फांसी की सज़ा होती है, तो फांसी की जो सज़ा होती है तो कानून में जो भी उसके प्रावधान होते हैं उन सारे प्रावधानों के अनुसार एक प्रक्रिया द्वारा उस पर मुकदमा चलाया जाता, आरोप गठित होते हैं, मुकदमा चलाया जाता है और न्यायालय में पूरी प्रक्रिया संपन्न की जाती है, उसके बाद उसे सज़ा दी जाती है। उसी तरीके से किसी की स्वतंत्रता को भी कम किया जा सकता है, वो भी विधि में जो प्रावधान होंगे उसी के अनुसार किया जा सकता है। अब हम आते हैं कि अब मेनका गांधी का एक वाद हुआ था, जिसकी चर्चा हमने एक अलग वीडियो में की है, उसको आप देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। 1976-78 का या 77-78 का यह मामला है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह विवेचना की थी कि कानूनों की जो व्याख्या है सिर्फ प्रोसीड्योर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के द्वारा ही नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के अनुसार भी देखा जाना चाहिए। अर्थात सम्यक विधि के अनुसार भी कानून की समीक्षा होनी चाहिए। अब उस समय की स्थिति क्या थी कि इमरजेंसी के समय में देखा गया था कि बड़े पैमाने पे कानूनों का उल्लंघन किया गया है या दुरुपयोग किया गया है कानून का। तो पहले के मामलों में क्या होता था, अर्थात इमरजेंसी और उसके पहले के मामलों में, कि जो भी कानून होते थे उनकी समीक्षा जब होती थी तो सिर्फ प्रोसीड्योर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के सिद्धांत पे ही होती थी। लेकिन यहाँ के बाद से क्या होने लगा कि अब किसी भी कानून को ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की कसौटी पर भी कसा गया। अर्थात यह देखा जाने लगा कि जो कानून बनाए गए हैं वो पूरी प्रक्रियाओं को संपन्न करने के बाद बनाया गया है। साथ में कानून की गुणवत्ता को भी देखा गया है कि इसमें कोई दोष तो नहीं है, इस कानून में किसी गलत मंशा से तो इस कानून को नहीं बनाया गया है। तो ये सब सारी चीज़ें देखी जाती है। साथ में एक नेचुरल जस्टिस का भी सिद्धांत है, अर्थात प्राकृतिक न्याय का। इसमें क्या है, प्राकृतिक न्याय में क्या है, तो इसमें है कि जिस व्यक्ति ने अगर कोई अपराध किया है तो उसकी बातों को रखने का आपको पर्याप्त अवसर देना होगा और साथ में सुनवाई करनी होगी। अगर वह दोषी पाया जाता है तभी आप उसको दंड दे सकते हैं, अन्यथा नहीं।
तो प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत यही होता है। अब इस वाद के बाद अर्थात मेनका गांधी के वाद के बाद से जीवन के अधिकार को काफ़ी ज़्यादा व्यापकता मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी ज़्यादा व्यापक बना दिया है और यहीं के बाद से कई जनहित मामले कोर्ट में पहुंचने लगे और जिस पर कि न्यायालय ने अपने विचार दिए और उस पर एक जजमेंट दिया, जिसके आधार पे इसको एक नया आयाम मिल गया। और इसमें कोर्ट का यह कहना था कि जीवन का मतलब होता है कि गरिमापूर्ण जीवन, पशु तुल्य जीवन नहीं। तो गरिमापूर्ण जीवन के बहुत सारे चीज़ें बतलाई गई। कुल 35-40 चीज़ें इसमें आती हैं, अलग अलग जनहित याचिकाएँ जाती है, न्यायिक सक्रियता भी बढ़ी। तो उन मामलों में अलग अलग चीज़ें शामिल होती चली गई, जैसे सोने का अधिकार व्यक्ति को जीवन का अधिकार माना गया है। प्रदूषण मुक्त माहौल में रहने का अधिकार भी एक जीवन का अधिकार माना गया है। शुद्ध वायु, शुद्ध जल, आवास चाहिए, स्वास्थ्य की सुविधा होनी चाहिए, निजता का अधिकार होना चाहिए, सूचना पाने का अधिकार होना चाहिए, जीवन साथी चुनने का अधिकार होना चाहिए। अगर कोई अपराधी का अपराध नहीं जब तक सिद्ध हो जाता है उसे हथकड़ी नहीं लगाया जा सकता। तो इस तरीके के कई चीज़ें जीवन के अधिकार में शामिल किया गया है। अब हम आते हैं अनुच्छेद 21A में। तो इसे 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया और इसमें प्रावधान किए गए कि 6 से 14 उम्र के जो बच्चे होंगे उनकी निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जरूरी है, देना होगा। अर्थात राज्य को ऐसा बंदोबस्त करना होगा कि हर 6 साल से 14 साल के उम्र के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मिले। अब अनिवार्य शिक्षा का यहाँ पे मतलब है तो प्राथमिक शिक्षा यहाँ बतलाया गया है कि प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य है, हर बच्चे का एक अधिकार है। तो हम समझते हैं कि यह अनुच्छेद भी आपको क्लियर हुआ होगा। अब अनुच्छेद 22 पे हम आते हैं। इसमें क्या है कि गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण है। तो इसमें मनमानी गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण प्रदान किया गया है कि किसी की अगर गिरफ्तारी होती है तो उसके क्या अधिकार होंगे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बतलाई गई हैं। तो क्या अधिकार होंगे अगर किसी को गिरफ्तार किया जाता है, तो सबसे पहला तो उसका अधिकार होगा कि उसे आधार या कारण बतलाया जाएगा कि उसे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। दूसरा क्या है कि पसंद का वकील रखने की उसको छूट होगी। गिरफ्तारी होने के बाद भी उसे अपने पसंद का वकील रखने की छूट होगी। और क्या प्रावधान है कि मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। अर्थात जिस एजेंसी ने भी किसी को गिरफ्तार किया है तो उस व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होगा। उसके बाद मजिस्ट्रेट उस मामले को देखेंगे। अगर उन्हें लगेगा कि यह गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है, पूरी प्रक्रिया को पूरा नहीं किया गया है या दोषपूर्ण तरीके से इसे गिरफ्तारी हुई है, तो उसको छोड़ने का आदेश भी जारी कर सकते हैं या उसे जेल भेज सकते हैं या पुलिस की कस्टडी में दे सकते हैं कि वो पुलिस आगे की जांच कर सके। पुलिस या जो भी एजेंसी हो वो अपनी आगे की जांच पूरी कर सके और इंक्वायरी हो उस मामले की। तो ये अधिकार दिए गए हैं। अब इसके अपवाद कौन से हैं? तो 2 अपवाद हैं। एक जो निवारक नज़रबंदी होती है उस मामले में, और दूसरा होता है विदेशी शत्रुओं के मामले में। तो विदेशी शत्रु को जो गिरफ्तार किया जाता है या निवारक नज़रबंदी होती है, तो ये तीनों अधिकार जो बताए गए कि कारण बतलाना, वकील और मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना, कोई ज़रूरी नहीं है कि उसको तुरंत ही मुहैया करवाया जाए या तुरंत उसको दे दिया जाए। कारण बतलाया जा सकता है, लेकिन कब बताया जाएगा ये ज़रूरी नहीं। वो अभी भी बताया जा सकता है या महीने भर के बाद भी बतलाया जा सकता है। निवारक नज़रबंदी में ऐसा किया जाता है। तो अब हम जानते हैं कि ये निवारक नज़रबंदी क्या होती है।
तो निवारक नज़रबंदी का मतलब होता है कि अगर कोई अपराध होने की आशंका हो या समाज में कुछ वैमनस्यता उत्पन्न होने का खतरा हो, तो वैसी स्थिति में किसी को बिना अपराध किए ही गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो उसे निवारक नज़रबंदी कहा जाता है। इसका उद्देश्य होता है कि अपराध को रोकना। अपराध अगर होने वाली हो तो वैसे अपराध को होने से रोक देना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। अब यहाँ पे एक चीज समझेंगे कि अनुच्छेद 21 में जो बतलाया गया कि किसी को भी अगर जीवन की स्वतंत्रता और उसके जीवन से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही वंचित किया जा सकता है। अब यही चीजें हैं अनुच्छेद 22 में कि किसी की गिरफ्तारी हो रही है, इसका मतलब है कि उसकी स्वतंत्रता पे अंकुश लगाया जा रहा है। तो वो अंकुश कैसे लगाया जा रहा है? तो विधि के द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है उसके अनुसार से, अर्थात कारण बताया जा रहा है, वकील रखने की छूट, मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना, तो ये सारी प्रक्रियाएं हैं, उसको पूरा करने के बाद ही किया जा रहा है। लेकिन निवारक नज़रबंदी के मामले में ऐसा नहीं होता है, अर्थात यहाँ पे अनुच्छेद 21 का वायोलेशन होता है, परंतु यह राष्ट्र और समाज के लिए आवश्यक होता है, इसीलिए ऐसे उपाय किए जाते हैं। तो निवारक नज़रबंदी के आधार क्या होते हैं? तो 4 आधार बतलाए गए हैं। वो कौन कौन से हैं? तो पहला आधार होता है राष्ट्रीय सुरक्षा को अगर खतरा है। मान लीजिए कि कोई विदेशी आतंकवादी हमारे यहाँ है, उसे घुस आया है और वो कोई वारदात को अंजाम देने वाला है, तो वैसी स्थिति में वो अगर पकड़े जाते हैं तो उनको नज़रबंद कर दिया जाता है। तो वो विदेश के हैं, उन्होंने तो कोई अपराध किया नहीं है, यहाँ के कानून का उल्लंघन नहीं किया है अब तक, लेकिन उनकी गिरफ्तारी जो हो रही है क्योंकि वो अपराध करने वाले हैं, तो उस स्थिति में रोक दिया गया। तो यह हुआ राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला। एकता एवं अखंडता का अगर खतरा हो तो इसको हम समझ सकते हैं जम्मू कश्मीर के मामले से। वहाँ से धारा 370 हटाई गई, अर्थात अनुच्छेद 370 जो थे उसके कई प्रावधानों को खत्म कर दिया गया। उसके बाद क्या किया गया? तो वहाँ के सारे जो शीर्ष नेता थे या अन्य भी जो नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया, नज़रबंद कर लिया गया। तो किस आधार पे किया? कि वो अगर बाहर रहेंगे तो गड़बड़ी फैलाएंगे, तो उस आशंका में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तो यह हुआ एकता एवं अखंडता। अब है आपूर्ति में बाधा। जो जरूरी सेवाएं हैं आदमी के लिए, तो जैसे उन सेवाओं में अगर बाधा उत्पन्न होने की आशंका हो किसी की वजह से, तो वैसी स्थिति में निवारक नज़रबंदी की जाती है। अब इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, बहुत सारे ऐसे आंदोलन होते हैं क्षेत्रीय स्तर पे या अन्य स्तर पे, अपनी मांगों को लेकर आंदोलन होते हैं, उस आंदोलन से जुड़े हुए कई नेता होते हैं। तो जब वो आंदोलन में बंद का आह्वान करते हैं, तो उस स्थिति में क्या होता है कि कई बार आर्थिक नाकेबंदी लगाई जाती है, उससे जरूरी सेवाएं जो है सो वो बाधित होती है। तो उन स्थितियों में क्या किया जाता है? तो नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है, पहले से ही गिरफ्तारी हो जाती है उनकी कि अगर ये बाहर रहेंगे तो आंदोलन और उग्र रूप ले लेगा, तो इनको गिरफ्तार कर लिया जाए। तो वैसी स्थिति में जो गिरफ्तारियां होती है इसी श्रेणी में आती है। कई उसके बाद एक और मामला होता है सामाजिक वैमनस्य। कई ऐसे मामले होते हैं जो कि समाज में वैमनस्यता पैदा करते हैं, जैसे कि आप उदाहरण ले सकते हैं कि राम मंदिर से जुड़ा हुआ जो आंदोलन था, तो उसमें कई नेताओं को वहाँ पे अयोध्या जाने से रोका जाता था। वो अगर जाने की कोशिश करते थे तो उसके पहले ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता था। तो वो गिरफ्तारियाँ भी जो होती थी वो निवारक नज़रबंदी के तहत ही होती थी। तो ये आधार हैं मुख्य रूप से। अब हम आते हैं कि निवारक नज़रबंदी में होता क्या है। तो इसमें प्रावधान है कि कारण, और ये जो तीनों अधिकार दिए जाते हैं सामान्य गिरफ्तारी के मामले में, कारण बताया जाता है, वकील करने का अधिकार होता है,
मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाना होता है। तो ये तीनों प्रक्रियाएं पूरी करना जरूरी नहीं होता है। कारण बतलाया भी जा सकता है, लेकिन कब बतलाया जाएगा वो जरूरी नहीं है। विदेशी शत्रु अगर है तो उसके मामले में वकील को भी रखने की आज़ादी बहुत बार नहीं होती है। उसकी पहुंच बनाई जाती है दूसरे देश के, वहाँ जिस देश से वो संबंधित है वो इसके लिए अपील जारी करता है, उसकी एक अलग प्रक्रिया होती है। वैसे ही एकता और अखंडता का अगर खतरा हो और वैसे मामलों में अगर गिरफ्तारियां होती है तो उन मामलों में कारण बतलाना भी जरूरी नहीं है कि आपको किस कारण से गिरफ्तार किया गया है। और इसमें फिर क्या है कि 3 महीने की अवधि के लिए गिरफ्तार कर लिया जाता है, अर्थात 3 महीने तक कोई भी कोर्ट कोई सुनवाई उनके मामले में नहीं कर सकता है। 3 महीने से ज़्यादा अगर उनकी गिरफ्तारी या नज़रबंदी को बढ़ाना है तो उस स्थिति में क्या होता है कि एक न्यायिक समिति बनाई जाती है और यह मुख्यतः हाई कोर्ट के निर्देश पे वैसी कमेटियां बनती हैं और उसी के निर्देश पे काम करती हैं और उस कमेटी के सिफारिश के आधार पे उनकी नज़रबंदी को आगे भी बढ़ाई जा सकती है। 3 महीने की अवधि को 6 महीने किया जा सकता है, 1 साल किया जा सकता है, 2 साल किया जा सकता है। तो 3 महीने के बाद में जो भी गिरफ्तारी की अवधि होगी उसकी न्यायिक समीक्षा होने के बाद ही की जा सकती है। अब हम आते हैं कि इस जो निवारक नज़रबंदी है इससे संबंधित जो भी कानून होंगे, ऐसे कानून बनाने की शक्ति सिर्फ संसद को होती है। विधानमंडलों को अर्थात राज्य सरकारों को इस संबंध में कानून बनाने के कोई अधिकार नहीं होते हैं। अब हमारे यहाँ जो है सो कई कानून बने हैं और वो निवारक नज़रबंदी से संबंधित जो भी कानून होते हैं वो एक निश्चित अवधि के लिए बनाए जाते हैं। कोई 5 साल के लिए, कोई 3 साल के लिए, ऐसे करके बनाए जाते हैं। हमेशा कोई एक कानून निवारक नज़रबंदी वाला नहीं होता। तो जैसे कि मीसा बनाया गया था तो उसकी एक अवधि समाप्त हुई और खुद ब खुद समाप्त हो गया। टाडा बनाया गया, पोटा बनाया गया। तो अलग अलग समय में अलग अलग निवारक कानून बनाए गए हैं, पहले भी बने थे और अभी भी बनते ही रहते हैं। तो ये देश की सुरक्षा एवं आवश्यकता के हिसाब से कानून बनते रहते हैं। उन कानूनों की अवधि को भी बढ़ाया जा सकता है या बीच में उसमें कुछ प्रावधानों में परिवर्तन भी होते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा स्वतंत्रता से जुड़े हुए मूल अधिकार जिसकी हमने चर्चा की 19 से लेकर 22 तक। हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करेंगे, दोस्तों के बीच में शेयर करेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन वाली